गरीब सुधीर अपनी पत्नी मालती के साथ गांव में एक झोपड़ी में रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। शादी के 2 साल बाद जब मालती को पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो बेसब्री से सुधीर का शहर से लौटने का इंतजार करने लगी। शहर से लौटने के बाद सुधीर ने कहा, मालती, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। जानते हो, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मालती, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के बदले आज मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान की जरूरत नहीं है, बस अचार ले आइए। मेरा अचार खाने को बहुत मन कर रहा है। अब तो तुम्हारा रोज अचार खाने का मन करेगा। जंगल में एक आम के पेड़ पर बहुत सारे कच्चे आम आए हुए हैं। मैं वहाँ से कच्चे आम तोड़ लाता हूँ। उनका अचार बनाकर तुम रोज अचार खाना। सुधीर मालती के लिए बहुत सारे कच्चे आम ले आया। मालती ने अचार बनाया। 1 सप्ताह बाद अचार तैयार था। जरा अचार खाकर बताइए कि कैसा बना है, वरना ये सारा अचार मैं ही चट कर जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। जरा मैं भी तो चखूं कि कैसा अचार बनाया है तुमने। मालती ने सुधीर को अचार खिलाया तो वह तो उंगलियां चाटता रह गया। तभी मालती की पड़ोसन सत्या आ गई और कहने लगी, आज घर में कोई सब्जी नहीं है, थोड़ी सब्जी दे देती तो। दीदी, आज तो मैंने भी सब्जी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको ना अचार देती हूँ। मालती ने उसे अचार दे दिया। अगले दिन सत्या ने कहा, तुम्हारे अचार ने तो कमाल ही कर दिया मालती। जानती हो, आज ना छुटकी के बापू अचार से ही रोटी लेकर गए थे। उसकी खुशबू सूंघ कर मालिक से चखे बिना रहा नहीं गया। अचार खाते ही मालिक ने इनकी पगार पूरे 500 रुपए बढ़ा दी और कहा है कि उन्हें 10 किलो अचार चाहिए। वो अचार के पैसे भी देंगे। क्या तुम बना सकती हो? अरे क्यों नहीं दीदी, तुम सामान दे देना, मैं अचार बना दूंगी। उस दिन रात में बहुत गर्मी थी, इसीलिए मालती और सुधीर आंगन में ही सो गए। रात के 3 बजे थे। न जाने कहां से आग उनका विनाश बनकर आई और उनकी झोपड़ी जलने लगी। कुछ ही पलों में सारी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। आग की लपटों की गर्मी से उन दोनों की आंखें खुल गईं, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, उनकी झोपड़ी तो स्वाहा हो चुकी थी। अब क्या होगा जी, हमारा तो सब कुछ जल गया। मालती, शुक्र है कि हम दोनों बाहर थे, जिस कारण हमारी जान बच गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कई दिन बीत गए। सुधीर ने झोपड़ी की जगह साफ करके लकड़ियों से सिर छिपाने का ठिकाना तो कर लिया, लेकिन अब ना कुछ खाने को था ना पहनने को। सत्या फिर से मालती के पास पहुंची। मालती, तुम अचार बनाना बता दो, मैं ही अचार बना लूं। मालिक रोज कहते हैं। मालती ने सोचा, मैं खुद ही अचार बना दूं। अगर उसके पैसे मुझे मिलेंगे तो कम से कम दाल रोटी का काम तो चलेगा। नहीं दीदी, मैं ही बना दूंगी। सत्या ने सोचा, एक बार इसी से बनवा लेती हूँ। एक बार मैंने सीख लिया तो फिर मैं खुद बनाकर बेच लिया करूंगी। हाँ। मालती ने अचार बनाकर दे दिया। सत्या के पति को उसके मालिक ने अचार के 2000 रुपए दिए, जिसमें से 500 रुपए सत्या ने मालती को दे दिए। शाम को जब सुधीर आया तो मालती ने अचार के 500 रुपए मिलने की बात बताई। वाह, कल मैं पेड़ से कुछ और आम तोड़ लाऊंगा और इन पैसों से सामान लाकर हम और अचार बनाकर बेचा करेंगे। अगले दिन सुधीर और मालती ने जंगल के पेड़ से आम लाकर और अचार बनाया। बर्तन तो तेज आग में पिघल गए थे, लेकिन एक मिट्टी की हांडी बची थी जो आग में तपकर और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने उसी हांडी में अचार बनाया। फिर मालती और सुधीर ने गांव से सटे हुए बाजार में जाकर अचार बेचना शुरू कर दिया। अचार ले लो, अचार, मिट्टी की हांडी का अचार, दादी माँ के पुराने तरीके से घर का बनाया हुआ अचार ले लो। बहन जी, जरा हमें भी अचार देना। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो अचार भी लाजवाब होगा। मालती के अचार की खुशबू से ही ग्राहक दूर से खिंचे चले आने लगे। पहले दिन ही मालती का सारा अचार बिक गया। 3-4 घंटे में ही वो अचार बेचकर वापस आ गए। साथ में वो अचार से कमाए हुए पैसों में तेल, मसाले और आम खरीद लाए। इसी तरह उन्होंने अचार का काम बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी खूब कमाई हुई। इसी कमाई से ही उन्होंने अपना घर पक्का बना लिया। कुछ दिनों बाद मालती ने एक बेटे को जन्म दिया। अब सुधीर अकेले ही अचार बेचने जाने लगा। ये लोग तो अचार बेचकर दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। क्यों ना मैं भी मालती जैसा अचार बनाकर बेचूं। वैसे भी मैंने मालती से अचार बनाना तो सीख ही लिया है। अब सत्या भी अचार बनाकर उनसे कुछ दूरी पर ही ठेला लगाकर बेचने लगी। भाभी, ये ठीक नहीं है। अगर आपको अचार बेचना है तो कहीं और जाकर बेचो। यहाँ हमारी दुकानदारी पर फर्क पड़ता है। मतलब तुम्हारी ही तिजोरी भरेगी, हम तो भूखे मरेंगे। हाँ। सत्या वहां से नहीं हटी, मगर फिर भी अभी सुधीर के पास ही ज्यादा भीड़ रहती थी। क्यों ना मैं इसके अचार में कुछ घोटाला कर दूं, जिससे सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं। अरे भाभी, जरा मेरे ठेले का ध्यान रखना। गर्मी बहुत है, मैं जरा ठंडा पानी लेकर आता हूँ। वैसे तो मुझे फुर्सत नहीं, पर देख लूंगी। उसके जाते ही सत्या ने उसका सारा अचार अपने डिब्बों में पलट लिया। सुधीर ने आकर देखा कि सारा अचार गायब था।
उसने सत्या से पूछा। अरे भाभी, यहाँ कौन आया? मेरा सारा अचार कहाँ गया? आपने इधर ध्यान नहीं रखा क्या? अरे भाई, मुझे कहाँ इतनी फुर्सत कि उधर देखूं? देख नहीं रहे मेरे पास कितने ग्राहक हैं? सुधीर खाली बर्तन लेकर घर वापस लौट आया। सत्या का लालच बढ़ने लगा और वह मौका मिलते ही सुधीर का अचार चुराने लगी। समझ नहीं आ रहा मालती कि रोज रोज अचार की सारी हांडी बिना बिके ही खाली कैसे हो जाती है। आज ना मैं अचार में जमाल घोटा मिला दूंगी, लेकिन आप उसे बिल्कुल मत बेचना। जो भी चुराएगा उसका पेट बिगड़ेगा ना, तब लोग आपके पास शिकायत करने आएंगे और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सुधीर ने ऐसा ही किया और फिर वह दोपहर में वहां से ठंडा पानी लेने चला गया। सत्या ने सुधीर को वहां से गायब देख जल्दी से उसका अचार चुराया और अपने ठेले पर आ गई। वह बहुत खुश थी कि आज सुधीर ने एक ग्राहक को भी अचार नहीं बेचा, लेकिन उसने झटपट सारा अचार बेच दिया। करीब 2 घंटे बाद ग्राहक अचार लेकर वापस आने लगे और सत्या को खरी खोटी सुनाने लगे। अरे भैया, जब से इसका अचार खाया है तब से पेट की हालत खराब है। जरूर इस अचार वाली ने इस अचार में कुछ खराब सामान मिलाया है। हाँ यार, हम सबकी हालत एक जैसी है। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अरे मारो इसे, इसके सामान को फेंको, कहीं इसका अचार खाकर किसी और की तबीयत खराब ना हो जाए। ग्राहक उसका सामान फेंकने लगे। सत्या तो डर के मारे रोने लगी और बोली, अरे ये अचार मेरा नहीं, सुधीर का है। मैंने लालच में आकर इसका अचार चुरा लिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। जो कहना है सुधीर से कहो। हाँ, मुझे आप सब लोग माफ कर दो। ये रोज मेरा अचार चुरा लेती थी, जिससे मुझे रोज हजारों का नुकसान हो रहा था। चोर का पता लगाने के लिए मुझे इस अचार में जमाल घोटा मिलाना पड़ा। आप सभी ठंडा पानी पिए, कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे चोर मिल गया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना सुधीर। मेरे लालच की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। मालती भी वहां आकर ये सब देख रही थी। सत्या मालती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। दीदी, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे से लालच मत करना। आप हमारे साथ अचार का काम करना। हम लोग जल्दी ही अचार की फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ काम करने वालों की जरूरत तो पड़ेगी ही। सत्या ने अपने आंसू पोंछते हुए सबसे माफी मांगी और फिर मालती और सुधीर की फैक्ट्री में ईमानदारी से काम करने लगी। शारदा ने अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन उनकी किस्मत थी कि दोनों को अलग अलग रास्ते पर ले गई। बड़े बेटे अभिषेक ने एक लखपति बाप की इकलौती बेटी से लव मैरिज कर ली। जब गरीब के घर अमीर बेटी आई तो उसके पिताजी ने उसे वहीं सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। छोटा बेटा चेतन बोला, माँ, भाभी कितनी अमीर है ना। आज तो भाभी के पिताजी ने भैया को कार दी है। चेतन, उन्होंने जो दिया है अपनी बेटी को दिया है, ताकि हम गरीबों के घर उसे कोई तकलीफ ना हो। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस रेनू बहू गुड़ी और संस्कारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेनू बहुत घमंडी थी। उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था, इसीलिए वह किसी को कुछ नहीं समझती थी। कुछ दिनों बाद चेतन की शादी अपने जैसी ही एक गरीब परिवार की लड़की शुभी से हो गई। शुभी जब पहली बार पग फेरे के लिए मायके जाने लगी तो अभिषेक बोला, अरे ये क्या चेतन, बहू को स्कूटर से ले जाने की क्या जरूरत? हमारे घर में कार है, तुम कार से ले जाओ। कार कभी सपने में भी देखी है? मेरे पिताजी ने कार मेरे लिए दी है, ना कि सवारी ढोने के लिए। हाँ। ये क्या कह रही हो रेनू? शुभी और चेतन क्या बाहर के लोग हैं? अरे ये हमारा परिवार है। चेतन मेरा छोटा भाई और शुभी उसकी पत्नी है। आपसे तो क्या ही बहस करूं। आज तो ले जाइए, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ये मेरे दहेज में आई है, ना कि शुभी के। हाँ। उनकी बात सुनकर शुभी की आंखों में आंसू आ गए और चेतन भी बहुत दुखी हुआ। भाभी, आप क्यों नाराज होती हो? हम स्कूटर से ही जा रहे हैं। आपकी कार में बैठने की हैसियत नहीं है हमारी। चेतन शुभी को स्कूटर से लेकर चला गया। एक दिन शारदा ने कहा, शुभी बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी तो देना, बहुत गर्मी लग रही है। अभी फ्रिज से लाती हूँ माँ जी। शुभी फ्रिज से पानी लेकर आई, मगर गलती से फ्रिज खुला रह गया। रेनू की खुले फ्रिज पर नजर गई तो वह गरजते हुए बोली, ये फ्रिज किसने खुला छोड़ दिया? दीदी, वो जल्दी में मैं ही भूल गई। बंद करना आएगा ही कैसे? फ्रिज कभी देखा भी हो तो? आगे से खुला ना रह जाए, ध्यान रखना, वरना खराब हो जाएगा। तुम लोगों की हैसियत नहीं है फ्रिज खरीदने की। हाँ। शुभी को आए दिन रेनू के ऐसे तानों से गुजरना पड़ता था। 1 साल बाद रेनू ने एक बेटे को जन्म दिया और शुभी को बेटी हुई। शुभी बहुत खुश थी, लेकिन अपनी गरीबी को लेकर उसे चिंता सताने लगी। सुनो जी, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं है। अब तो हमारी बेटी भी हो गई है, इसके भी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो आगे कैसे चलेगा? हाँ शुभी, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। भाभी भी हमारी गरीबी पर आए दिन ताने कसती रहती हैं। हम दोनों के पढ़े लिखे होने का भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है।
हमारी प्रियल भी बड़ी होगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इसीलिए सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम कर लूँ। बीए पास होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि बाहर से रेनू की आवाज आई। हाँ, वही तो है आपकी लाडली। मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। मेरे पिताजी ने आपका घर भर दिया, फिर भी आपको मुझ में कमियां नजर आती हैं। बहू, बार बार ये ताना मत दिया करो। उन्होंने जो भी दिया तुम्हें दिया। तुम जानती थी कि हम गरीब हैं, फिर अभिषेक से शादी क्यों की? अपनी बराबरी वालों से करती। गरीब है लेकिन तुमसे लाख गुना अच्छी है मेरी छोटी बहू। तो ठीक है, आज से अपनी लाडली बहू के साथ रहो, हमसे कोई मतलब नहीं। ये कहकर रेनू ने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख लिया और अलग रहने लगी। अब तो अभिषेक भी रेनू से शादी करके पछताने लगा था, लेकिन अलग होकर अब रेनू खुश रहती थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दोनों के बच्चे प्रियल और गौतम बड़े होने लगे। मम्मा, जब हम लोग अपनी कार में बैठकर जाते हैं तो प्रियल और चाची चाचा हमें अजीब तरह से देखते हैं। जलने वालों को और जलाना चाहिए। वो गरीब लोग हैं, कभी कार में नहीं बैठ सकते, इसलिए हमसे जलते हैं। एक रात शुभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। वह दर्द से तड़प रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए। शारदा ने कहा, चेतन, देर मत करो, बहू को अस्पताल ले जाओ। मैं प्रियल के पास रुकती हूँ। लेकिन माँ, ये स्कूटर पर बैठने की हालत में नहीं है। ठहरो, मैं रेनू बहू से गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। शारदा ने रेनू को शुभी की तबीयत के बारे में बताया और उसकी गाड़ी की चाबी मांगी। माँ जी, मेरी कार की क्या जरूरत है? अगर तबीयत इतनी ही खराब है तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। उसने ये कहकर दरवाजा बंद कर लिया। शारदा वहाँ से चुपचाप वापस आ गई और बोली, चेतन, रेनू बहू ने गाड़ी की चाबी नहीं दी। अभी शुभी को अस्पताल कैसे लेकर जाऊं? अरे बेटा, हमारे रहते चिंता की क्या जरूरत है, मैं भी ऑटो लेकर आता हूँ। चेतन उसे पड़ोस के रघु चाचा के ऑटो से अस्पताल ले गया। तब जाकर शुभी की तबीयत में सुधार हुआ। अब कैसी हो शुभी? अब ठीक हूँ। अगर समय पर रघु चाचा ऑटो लेकर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। शुभी, मैंने सोच लिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कार खरीद कर ही रहूंगा। हाँ चेतन, दीदी ने तो हद कर दी। तकलीफ के समय में भी कार नहीं दी, ये बात हमेशा याद रहेगी। लेकिन हमारी कार के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अरे बस यही तो फिक्र है, पैसा कहाँ से आएगा? बेटा, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, मैं तुम्हें वो पैसे देना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो उनसे कोई काम शुरू कर लो, क्योंकि जो भाई अपने भाई के बुरे समय में काम नहीं आ सकता, वह भला किसका हो सकता है? माँ, आपने तो हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब उन पैसों से मैं अपना काम शुरू करूंगा। चेतन ने उन पैसों से डिस्पोजेबल बर्तनों का काम शुरू किया, जिसकी इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी। कुछ ही दिनों में चेतन के काम ने रफ्तार पकड़ ली। अभिषेक, लगता है तुम्हारे भाई ने कोई 2 नंबर का काम शुरू कर दिया है। आज फ्रिज खरीद कर लाए हैं। तो क्या हुआ रेनू, फ्रिज तो चाहिए ही। तुम तो अपना फ्रिज अपने कमरे में रखती हो। आखिर क्यों ना रखूं? मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं। रेनू, मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली। खुद को और अपने बाप की अमानत को संभाल कर रखो। मैं अपने भाई और माँ के पास जा रहा हूँ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है अभिषेक। ये ऐशो आराम छोड़कर उन फकीरों के पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और एक दिन ना यहीं लौट कर आओगे। हाँ, ये तो समय बताएगा। अभिषेक ने शारदा से माफी मांगी। अभी वह बातें कर ही रहा था कि कार का हॉर्न बजा और जोर से बजता ही रहा। शारदा ने कहा, अरे किसकी कार है ये, हॉर्न बजाया जा रहा है। तभी चेतन कार से निकला और चाबी अपनी माँ के हाथ में देते हुए बोला, माँ, ये लीजिए अपने गरीब बेटे की कार की चाबी। सच चेतन? हाँ, ये हमारी कार है। शुभी बहू, जल्दी बाहर आओ, देखो हमारी नई कार आई है। शुभी अपनी नई कार को देखकर बहुत खुश थी। भैया, मुझे दहेज में तो नहीं मिली, लेकिन आज मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदी है, और इस मेहनत की कमाई से ही अपनी माँ और पत्नी के होठों पर मुस्कान देख पाया हूँ। मुझे तुझ पर गर्व है चेतन। आज तेरा दर्जा मुझसे कई गुना ऊंचा हो गया है। मुझे माफ कर दे भाई, मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अभी सही जगह आ गया हूँ। गरीबों के घर नई कार आने का खूब जलसा हुआ, जिसे देखकर रेनू भी खुद को नहीं रोक पाई और कहने लगी, आप सब लोग यहाँ एक साथ मिलकर खुशियाँ मना रहे हो और मैं वहाँ अकेली पड़ी हूँ। मुझे नहीं रहना वहाँ अकेले, मैं भी आप सबके साथ रहूंगी। शुभी, मुझे माफ नहीं करोगी? दीदी, आप बड़ी हैं, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। ये मेरा ही नहीं, आपका भी घर है। और फिर सब कुछ भूलकर वो सभी लोग अपनी पहली कार से लॉन्ग ड्राइव पर चले गए।